गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, जिसका नाम क्या पता है ना, साइंस में 100 क्वेश्चन। मैंने आप सबसे वादा किया हूं सर कि साइंस में आपको टोटल 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय, और ये 100 क्वेश्चन से बाहर आपके एग्जाम में आने वाला नहीं सर। आपको मैंने जो बोला है सर, उस वादा को हमको पूरा करना है सर, और उस चीज को हमें निभाना है। और मैंने आप सबको बता दिया हूं सर कि ये 100 क्वेश्चन से बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। क्या हकीकत में सर? हाँ, हकीकत है भाई। और पता है सर, इसका आज हमारा 19वां क्लास है। ऑलरेडी पहले मैं 18 क्लास ले चुका हूं सर। इसके बाद इस क्लास के बाद एक क्लास और लूंगा, आपका टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे मैं चाह रहा हूं कि इसमें 20 क्वेश्चन और जोड़ दूं, 10 क्वेश्चन और जोड़ दूं, 10 या 20 क्वेश्चन जोड़ने का और मैं प्रयास कर रहा हूं सर। मैंने जब इंटर के एग्जाम चल रहा है सर, तो इसके कंडीशन मैंने क्वेश्चन को देखा, तो हमारे अनुसार से लग रहा है कि 10 या 20 क्वेश्चन भी और जोड़नी चाहिए। तो ये हम सोच समझ के और जोड़ देंगे सर। लेकिन आज का जो क्लास है ना सर, वो बड़ा ही महा धमाकेदार क्लास होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में बायोलॉजी का क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और लघु उत्तरीय क्वेश्चन आज की क्लास में सारा क्वेश्चन होगा, ठीक ना। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। और 91 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। और आप सबको मैं बता देना चाहता हूं सर कि जो पीडीएफ की मामला है, वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलता है, जैसे कि आप सबको मालूम है। तो जो भी लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, वहां से जाकर के ज्वाइन कर लेना, ठीक ना। ऐसा नहीं सोचना कि सर पीडीएफ नहीं मिला। और मेरा सर चॉइस है ना सर, मेरा मकसद है सर कि आपके एग्जाम के 30 मिनट पहले मैं कुछ ना कुछ टेलीग्राम पे भेज दूं सर। अब तो समझ सकता है कि टेलीग्राम पे हम अपना जीएफ का तो फोटो नहीं भेजेंगे सर, है ना। ऐसे है ही नहीं तो भेजेंगे क्या, है ना सर। तो टेलीग्राम पे कुछ ना कुछ आधा घंटा पहले चला जाएगा सर। और मेरा मुहिम है सर कि आप सब मैथ और साइंस को दौड़ा दौड़ा कर मारना है सर, है ना। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। और इससे पहले कि जो भी लोग चैनल पर नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके सर दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि आज का क्लास है प्यार भरा क्लास है सर। हाँ आना सर, देखो कहता है ना क्वेश्चन नंबर 91, क्या कहता है सर, विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं, या कितने प्रकार के होते हैं। देखो सर, विषम पोषी पोषण ऑलरेडी है क्या। विषम पोषी पोषण वो पोषण होता है जो अपना भोजन दूसरे पर निर्भर रहता है, ठीक ना। अपना भोजन करने के लिए दूसरे पर क्या रहता है सर, निर्भर रहता है। वो सभी का सभी क्या है, मेरा विषम पोषी पोषण है, ठीक ना। तो विषम पोषी पोषण क्या आता है, यू दिया चुटकी में। हाँ, विषम पोषी पोषण क्या है सर, तो वैसा पोषण जो अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं सर, विषम पोषी पोषण कहते हैं, ठीक ना। तो विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं सर, तो विषम पोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर किसी अन्य स्रोतों पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विषम पोषी पोषण कहते हैं। और विषम पोषी पोषण कहने का मतलब सर, देखो वो सभी जीवे जो अपना भोजन के लिए सर, अपना भोजन के लिए दूसरे पर क्या रहता है, निर्भर रहता है, उसी को क्या कहते हैं सर, विषम पोषी पोषण कहते हैं। फिर से एक बार मेरी बातों को सुनने का प्रयास करिएगा। देखो, वो सभी जीव जो अपना भोजन करने के लिए दूसरे पे क्या रहता है, निर्भर रहता है। अपना भोजन करने के लिए सर, मेरे साथ बोलना होगा, अपना भोजन करने के लिए दूसरे पे क्या रहता है सर, निर्भर रहता है। वो सभी का सभी मेरा क्या है, विषम पोषी पोषण है, ठीक ना। तो एक साथ मेरे साथ एक बार आप सभी को मेरे साथ बोलना होगा, वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए क्या रहता है सर, दूसरे पे निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं, विषम पोषी पोषण कहते हैं। मेरा कसम से अगर नहीं बोलेगा ना रे, तो तुरसाली से शादी करेंगे सर भाई, लंडे तो ना होना रहेंगे भाई। अब देखो सर, तो विषम पोषी पोषण कितने प्रकार का है सर, ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी सम पोषण, ठीक ना। तो हमारा विषम पोषी पोषण कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के हैं, ठीक ना। सिर्फ बोला कि यह कितने प्रकार के होते हैं, ये नहीं बोला कि इसका प्रकारों को भी वर्णन करे, ये नहीं बोलेगा, क्योंकि सर वो 5 नंबर में भी हो जाएगा, ठीक ना। अगर वो बोलेगा ना कि इसका प्रकारों को वर्णन करे, तो वो 5 नंबरिया में पूछेगा सर। लेकिन ये आपको कभी आज तक ना तो 5 नंबरिया में पूछा है, ना तो कभी पूछेगा सर। हाँ आना, तो कहता है विषम पोषी पोषण क्या है सर, तो वैसे पोषण जो अपना भोजन के लिए दूसरे प्राणियों पर क्या रहता है, निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं, विषम पोषी पोषण कहते हैं। विषम पोषी पोषण कितने प्रकार का होता है रे मोहतरमा, 3 प्रकार का होता है। पहला क्या है, मेरे साथ बोलो, क्या है, हाँ क्या है, हाँ क्या है, हाँ थैंक यू सर, लव यू। ऐसा ही बोलते रहो, ऐसा ही जिंदगी में चमकते रहो, ऐसा ही प्यार भरा बात करते रहो, सिर्फ हमसे, किसी और से नहीं। अगर मोहतरमा से कोई बात किया ना, तो समझ लेना बब्बू, हमरा से खतरनाक तो दुनिया में कोई मिलेगा ही नहीं। और सर इसका जिसको पीडीएफ चाहिए, तो इसका तो पीडीएफ मैं दे नहीं रहा हूँ, और मैं हट जाऊंगा तो आप स्क्रीनशॉट इस तरह से मार लीजिएगा, ठीक ना। आना 92 की तरफ आना सर, मैंने 92 क्वेश्चन की तरफ। कहता है पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी
अंग क्यों कहा जाता है? देखो सर, ये पत्तियों, पेड़ पौधा के पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का रीजन है। तू सब तो ये जानता है सर कि पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं ना, उसका हरा भरा होने का मतलब है कि उसमें क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण पेड़ पौधे की पत्तियां क्या होती है, हरे भरे होते हैं सर, ठीक ना। तो पेड़ पौधे की पत्तियां हरा होने का कारण क्या है, तो इसमें क्लोरोफिल की मात्रा होता है, जिसके कारण पेड़ पौधे की पत्ती क्या होता है सर, हरा भरा होता है। लेकिन तू सब ये जानता था, लेकिन तुम आज ये भी समझ लो कि सर पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। पत्तियों जो है ना सर, वो प्रकाश संश्लेषी अंग है। उसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम लोग जो देते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। जब वो पेड़ पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है तो वही ऑक्सीजन को हम लोग फिर लेते हैं, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, फिर वो ऑक्सीजन हमें देता है, ठीक ना। आना तो कहता है सर पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है? तो पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है रे मोहतरमा? आना कहता है ना रे, थोड़ा 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 प्यार होगा। कहता है पत्तियों के अंदर वर्णक, पत्तियों के अंदर हरे वर्णक पर्ण रहित या फिर क्लोरोफिल की उपस्थित होती है। अब देखो सर, पत्तियों के अंदर, ठीक ना, पत्तियों के अंदर हरे वर्णक पर्ण रहित, ठीक ना, पत्तियों के अंदर हरे वर्णक पर्ण रहित या फिर क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है, उपस्थित होती है। अब देखो सर, में उपस्थित होती है, अच्छा, क्लोरोफिल उपस्थित होता है, ठीक ना, क्लोरोफिल उपस्थित होता है, इतने रहने दो। तो पत्तियों के अंदर हरे वर्णक पर्णहित या फिर क्लोरोफिल उपस्थित होता है। तो पत्तियों के अंदर सर, पत्तियों में क्या क्या उपस्थित होता है? तो पेड़ पौधे के पत्तियों में हरे वर्णक पर्ण रहित या फिर हम लोग कह सकते हैं क्लोरोफिल उपस्थित होता है, ठीक ना। आना फिर क्या कहता है सर, और प्रकाश संश्लेषी पराक्रम, केवल प्रकाश संश्लेषी पराक्रम जो होता है ना सर, वो केवल क्लोरोफिल की उपस्थिति में संभव होता है। अब देखो सर, यहाँ पे गौर करना, प्रकाश संश्लेषी पराक्रम जो होता है ना सर, वो प्रकाश संश्लेषी जो पराक्रम होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल की उपस्थिति में संभव है और हरे वर्णक पर्णहित में संभव नहीं है सर। किस में संभव है? तो आपका क्लोरोफिल की उपस्थिति में संभव है, होता है। इसीलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी का अंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है, ठीक ना। तो पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है? तो पत्तियों के अंदर हरे वर्णक पर्ण रहित, हरे वर्णक पर्ण रहित क्लोरोफिल उपस्थित होता है, ठीक ना सर। तो पत्तियों के अंदर क्या उपस्थित होता है? तो हरे वर्णक पर्ण रहित या फिर क्लोरोफिल उपस्थित होता है। तो पत्तियों के अंदर क्या उपस्थित होता है रे मोहतरमा, मेरे साथ बोलना, हरे वर्णक पर्ण रहित या फिर क्लोरोफिल उपस्थित होता है। प्रकाश संश्लेषी पराक्रम केवल किसमें संभव है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में संभव है। इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। यहां तक क्लियर? अगर समझो कि क्लियर हुआ सर, तो ये समझ लो ना कि 2 दूनी 4 नंबर, कम से कम तेरा 4 नंबर उदय देगा। हाँ, उसमें कोई शक ही नहीं सर। और लिखावट यही होनी चाहिए, ठीक ना, क्योंकि सर देखो हमको साइंस है सर, साइंस को रटने उठने वाला चीज़ नहीं है। बस समझ लो कि साइंस अपने आप में भाषा में बोलता है क्या सर, क्योंकि साइंस हुआ है जो हम लोग रियल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं सर, वो रियल लाइफ का खेल है सर, है ना। तो बहुत सारा चीज़ है सर, जो हम लोग जो सारा चीज़ रियल लाइफ में करते हैं वही हमारा साइंस है सर। और हमारा और एक बात और समझ लेना सर, साइंस में जो मैंने 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना सर, वो 100 का मतलब वो टोटल पिछले क्लास कर लेना सर। और जो लोग अभी तक नहीं किया पिछले क्लास 18, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, फिर यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाना, ठीक ना। कहाँ जाना? यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ पर आपको सारा का सारा वीडियो मिल जाएगा सर, ठीक ना। और मैथ में हम आपको मैंने 2 नंबर वाले टॉप 80 क्वेश्चन खत्म कर चुका हूँ सर, जो कि आप सबसे मैंने वादा किया था कि 2 नंबर में वो 80 क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा, उसका भी मैंने पूरा क्लास ले चुका हूँ। तो वो सब क्लास अगर जाकर के नहीं देखे सर, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो मिल जाएगा, या फिर यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ पर सारे वीडियो मिल जाएगा, 5 नंबर वाले भी, 2 नंबर वाले भी। तो बस इसी तरीका से अपना भाई का प्यार आशीर्वाद देते रहें। और मैं आपको लेकर के चलता हूँ एक नई क्वेश्चन की तरफ सर। और नई क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, रब करे तुझको भी हमसे प्यार हो जाए। चलिए आइएगा थोड़ी सी देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है ना, थोड़ा सा कमाल का क्वेश्चन है। पता है क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, द्विलिंगी जीव कौन से होते हैं? उदाहरण भी लिखें। अब देखो सर, द्विलिंग जीव होते हैं कौन सा? जिसमें नर और मादा दोनों लिंग पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं सर? द्विलिंगी जीव कहते हैं। जैसे अगर मैं बात बोलूँ ना, तो जिसको अगर किसी संतान को पैदा करने के लिए सर जिसको किसी की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे केस में हमारा वो द्विलिंगी जीव होते हैं, ठीक ना। जैसे केचुआ है सर, ये केचुआ जो है ना, वो किसी से एक्स नहीं
नहीं करवाता है सर तो पर भी वो बच्चा पैदा करता है। नर और मादा दोनों टाइप के बच्चों को पैदा करते हैं सर। क्यों? क्योंकि उसमें द्विलिंगी जीव है, ठीक ना, क्योंकि वो द्विलिंगी जीव है। आना थोड़ी सी देखते हैं सर क्वेश्चन की दुनिया में, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे तो सबने तो असंतुलन हो जाएगा। कहता है द्विलिंगी जीव कौन से होते हैं, उदाहरण भी लिखिए। कहता है वो जीव जिसमें नर और मदा, नर समझिए क्या होगा, मदा समझ, नर मतलब औरत और मदा मतलब मर्द, नर और मदा दोनों अंग होते हैं, ठीक ना। तो वैसे जीव जिसमें नर और मदा दोनों अंग होते हैं, मतलब फीमेल वाला भी होता है और मेल वाला भी पर्सन होता है, अंग होते हैं, तथा वो नर तथा मदा दोनों प्रकार के युग्मों की उत्पन्न करते हैं, ठीक ना। देखो वैसे जीव जो नर और मदा दोनों होते हैं सर, उसके अंदर में नर और मदा दोनों होते हैं, और वो नर भी पैदा कर सकता है और मदा भी पैदा कर सकता है, मतलब लड़का भी पैदा कर सकता है और लड़की भी पैदा कर सकता है। इसका मतलब मेल पर्सन भी पैदा कर सकता है, फीमेल पर्सन भी पैदा कर सकता है, ठीक ना, उत्पन्न करते हैं। उसे द्विलिंगी जीव या उभयलिंगी जीव कहते हैं, ठीक ना। द्विलिंगी जीव का दूसरा नाम ही उभयलिंगी जीव है, ठीक ना। क्या? उभयलिंगी है, ठीक ना। तो द्विलिंगी जीव का दूसरा नाम क्या है? उभयलिंगी है। तो अगर पूछता आपको कि उभयलिंगी जीव किसे कहते हैं तो हमारा परिभाषा यही होता। द्विलिंगी भी पूछेगा तो हमारा परिभाषा यही होगा, तो इसे कहते हैं। जैसे उदाहरण में केंचुआ सर, केंचुआ जो होता है ना वो संतान को देने के लिए सर किसी से एक्स नहीं करवाता, वो खुद अपने आप में द्विलिंगी जीव है, वो खुद अपने आप को संतान पैदा करता है, ठीक ना। तो एक बार सर थोड़ी सी आप सब मेरे साथ बोलिएगा, क्या बोलिएगा मेरे साथ? जय हो, कमेंट करो जय हो। क्या सर? जय हो। क्या सर? जय हो। कमेंट करना लव यू लिख करके। एक बात और बता देना चाहते हैं सर कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक ना। जो भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना उसको मैं दोबारा उसको छाट दूंगा और उस क्वेश्चन को मैं उसकी जगह दूसरा क्वेश्चन डालूंगा। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ सर कि हो सकता है इसमें आपको 110 क्वेश्चन में करवाऊंगा, ठीक ना, या फिर 115 या फिर 120 क्वेश्चन करवाऊंगा। और सरस्वती पूजा के जस्ट बाद महा मैराथन क्लास चलाऊंगा 3 घंटा का 3 क्लास चलाऊंगा सर। एक में आपको एसएसटी पूरा ले लूंगा 3 घंटा में, एक में मैथ 3 घंटा में पूरा खत्म रिवीजन करा दूंगा, एक में साइंस 3 घंटा में पूरा रिवीजन करा दूंगा सर। हो सकता है वो और मैराथन ले लूंगा हिंदी का, है ना सर। ये मैराथन चलाऊंगा सरस्वती पूजा में सर। मैं घर जा रहा हूँ तो थोड़ी सी सर आपका क्लास कंटिन्यू चलता रहेगा सर। वीडियो लेक्चर आपको जिस तरह से मिल रहा है उस तरह से मिलता रहेगा डेली, शाम में 8 बजे और सुबह में 10 बजे सर। इसमें आपको कहीं पे कोई घबराहट नहीं होगी। आना तो कहता है सर द्विलिंगी जीव किसे कौन से होते हैं, तो वो जीव जिसमें नर और मादा दोनों अंग होते हैं, ठीक ना। तो मेरे साथ बोलना है सर, द्विलिंगी जीव वैसे जीव होते हैं जिसमें नर और मादा, थैंक यू, अंग दोनों होते हैं, ठीक ना। नर और मादा दोनों अंग होते हैं, तथा वो नर और मादा दोनों प्रकार के युग्मों को क्या करता है सर? उत्पन्न करते हैं, ठीक ना, मतलब पैदा करते हैं। उसे द्विलिंगी जीव कहते हैं, ठीक ना, या फिर उभयलिंगी जीव कहते हैं। जिसका उदाहरण क्या है? केचुआ। क्या सर? केचुआ। अगला, और जब जब तुझको देखूं तो अरे जी घबराता है, प्यार में तेरा मेरा तेरा सब कुछ हो जाता है। आ सर देख 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 ना रे, देख ना। करा आवर्त में बाएं से दाएं और जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है? ए झटका वाला क्वेश्चन है, ये झटका वाला क्वेश्चन है सर। देखो ना कैसे झटका मारेगा। आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है? अब देखो सर पूछा क्यों घटती है, तोड़ के छोड़ देंगे। हाँ देखो, तो आवर्त में बाएं से, कहां से सर? ये बाएं से किधर जाएंगे? दाएं। बाएं से किधर जाएंगे? दाएं की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है? ये क्वेश्चन एकदम बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है सर, और एग्जाम में आने की संभावना नहीं, वो आएगा, ठोक के आएगा। कहता है नाभिक में आवेश के बढ़ने से, नाभिक में किसमें सर? ये नाभिक में, नाभिक मतलब किसमें समझिए होगा, नाभिक तो सब, नाभिक में आवेश के बढ़ने से सर। देखो ये तो आपको फाउंडेशन बैच नहीं सर कि इसमें आपको मैं डीपली से पढ़ाऊं। कहता है नाभिक में आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचता है, ठीक ना। देखो जब नाभिक में आवेश बढ़ता है ना सर, जब नाभिक में क्या बढ़ता है? आवेश बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचता है। किधर खींचता है? नाभिक की ओर खींचता है। किधर खींचता है? नाभिक की ओर खींचता है। हाँ थैंक यू। मारना चाहते हैं शाहरुख खान वाला स्टाइल, लेकिन सर वह मरे भी नहीं करता है। हम अपने आप को कभी कभी देखते हैं तो बेइज्जती वाला फील होता है। कहता है नाभिक में आवेश को बढ़ने से क्या होता है सर? नाभिक में आवेश को बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को किधर खींचता है सर? तो नाभिक की ओर खींचता है, ठीक ना। तो नाभिक में आवेश के बढ़ने से
यह इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर क्या करता है सर, खींचता है, जिससे परमाणु का घटता है, जिससे परमाणु क्या घटता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचता है तो परमाणु घटता है, साथ ही परमाणु त्रिज्या क्या होता है, घटता है सर। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन को जब नाभिक की ओर खींचता है तो परमाणु घटता है और साथ ही परमाणु त्रिज्या भी क्या होता है सर, घटता है। और यही पूछा कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों घटता है। तो नाभिक में आवेश को बढ़ने से, नाभिक में आवेश के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की नाभिक की ओर खींचता है। इलेक्ट्रॉन को किधर खींचता है सर, ये इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु त्रिज्या घटता है और साथ ही जिससे परमाणु घटता है और साथ ही परमाणु त्रिज्या भी क्या होता है सर, घटता है। जब कहे घटता है तो क्वेश्चन तो छटता है सर। हाँ, क्योंकि जब जब तुझको देखूं तो अरे जी घबराता है, सच में प्यार हो जाता है भाई तू सबसे, है ना। तो यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत सर। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है और जो अगला एक क्वेश्चन बचा हुआ है ना, झाड़ के फूक देंगे चला। हाँ, क्योंकि अगला क्वेश्चन में कोई ताकतें नहीं है सर, कोई एनर्जी नहीं है सर, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है वो सीधे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो कहाँ से रहेगा ताकत, कहाँ से रहेगा एनर्जी, है ना सर। तो इसलिए सर जो भी लोग चैनल पर नए सर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके सर दोस्तों को शेयर कर देना। मौज करके पढ़ना है सर, क्योंकि हमको पढ़ाई को सीरियस लेकर के नहीं पढ़ना है सर। पढ़ाई को जितना हंसी से हंसी में समझ जाओ वही मजा है पढ़ाई में सर। हाँ, अब कितना मास्टर इससे आएगा। द्विलिंगी जीव कौन से होते हैं मेरे बाबू? द्विलिंगी जीव ऐसे जीव होते हैं जो ऐसे पढ़ाई ना होई रे भाई, नया जनरेशन बा। हाँ, नया जनरेशन जैसे पढ़ाई के भी होवे के चाहिए, क्योंकि अब 4G से 5G आने वाला चला। हाँ, तो 5G हम लॉन्च कर दिए पहले ही अपना टेलर। अब देखो सर, देखने एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगली क्वेश्चन क्या कहते हैं सर, तो क्या जो मैंने बोला बुझलका न जी, अरे यस या न तब बोलिए न जी। तो अगली क्वेश्चन की तरफ तो चढ़िए न जी। चलिए आइए सर, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन पता है क्या कह रहा है, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष जो होता है ना सर, वो आफ्टर 60 साल बाद ही होता है सर, ठीक ना। क्योंकि जब आदमी बुढ़ापा हो जाता है ना, तो ना तो इसको निकट की वस्तु दिखाई देता है, ना तो इसको दूर की वस्तु दिखाई देता है। तो जिस इंसान को ना तो निकट की वस्तु दिखाई देता है और ना तो दूर की वस्तु दिखाई देता है, वैसे इंसान को जरा दृष्टि दोष है ना। ऐसे इंसान को क्या सर, जरा दृष्टि दोष है। तो जरा दृष्टि दोष जो होता है ना, वो लगभग 60 साल बाद ही होता है सर। लेकिन अब जो है ना वो बचपन में भी होने लगा, 20 साल के एज में भी होने लगा। क्यों? क्योंकि सर उम्र से पहले कोई चीज़ की आवश्यकता करना शरीर का हानिकारक है सर, ठीक ना। क्योंकि सर देखो पता है, पहले हमारे ज़माने में एगी मैगी अर्गर बर्गर ईजा पिज्जा इतना कोई नहीं खाता था सर। लेकिन आज की डेट में ना सर, मैं पैदा हुआ अभी 7 साल हो नहीं किया, हमको लग रहा 8 साल नहीं हुआ, 5 साल नहीं हुआ। मम्मी का बेटा पिज्जा चाहिए, मैगी चाहिए, अर्गर चाहिए, बर्गर चाहिए, की चाहिए। तू सब भूलो, अपना बच्चा को मत खिलाना और तू सब भी मत खाना, ठीक नो। हाँ, क्योंकि एगी मैगी अर्गर बर्गर ईजा पिज्जा खाने से सर ना क्या होता है सर, हानिकारक करता है शरीर में, ठीक ना। हाँ ना, आयु सीमा घट जाता है सर, वो सब चीज़ नहीं खानी चाहिए, विदेशी चीज़ सब है ना। आना कहता सर, नेत्र में जरा दृष्टि दोष का क्या कारण है। नेत्र में जरा दृष्टि दोष का क्या कारण है सर, हमको जरा दृष्टि दोष को डिफेंड नहीं करना सर, लेकिन साथ हमको बताना ये ना कि नेत्र में जरा दृष्टि दोष के होने के कारण क्या है सर। तो नेत्र में जरा दृष्टि दोष जो होता है ना सर, आफ्टर 7 साल बाद होता है, मतलब 60 साल बाद होता है, मतलब 60 साल, लगभग 60 साल बाद ही होता है सर। लेकिन अब 40 साल में भी होने लगा, क्योंकि पहले का उम्र सीमा था 100 साल, अब 100 साल बचता कहाँ है कोई। आना कहता है यह प्राय बुढ़ापे का नेत्र दोष है, ठीक ना। यह क्या है सर, तो यह प्राय बुढ़ापे का नेत्र दोष है। इस नेत्र ये जो दोष है ना, जरा दृष्टि दोष, इसको जो है ना लोग बुढ़ापे के दोष से नाम से जाने लगा, ठीक ना। तो हम लोग अब क्या है ना सर, अब जवान में भी होने लगा। कहता है यह प्राय बुढ़ापे का नेत्र दोष है। कौन सा दोष है सर, यह प्राय बुढ़ापे का नेत्र दोष है। और कहेगा सर आपको कौन दोष है, तो हमको पढ़ने में प्रॉब्लम होता है सर, और कुछ करने में प्रॉब्लम नहीं होता है। ऐसा नहीं कि पढ़ने में भी हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता सर, बट ज़्यादा देर देखते रह जाते हैं ना तो आँख थोड़ा सा दर्द करने लगता है ना। कहता है यह दोष में सिलियरी पेशियाँ का लचलापन समाप्त हो जाता है। देखो सर, इधर गौर कर रहा तो सब नहीं समझा होगा। जैसे सर ये है ना, देखो ये है ना, ये है सर पेज हमारा, ये दोनों जो मेरा हाथ है ना, ये वाला हाथ है, ये वाला हाथ, सिलियरी पेशियाँ हैं, ठीक ना। और देखो जब निकट की वस्तु देखता है तो लेंस को क्या कर देता है, मोटा कर देता है। देखो लेंस मोटा हो गया कि नहीं, ये वाला कॉपी, ये कॉपी को लेंस समझना। मैंने हाथ को फैलाया तो लेंस मोटा हो गया, तो पास की वस्तु दिखाई देगा। और हमको दूर की वस्तु देखना है तो ये सिलियरी मसल सिकुड़ जाता है, और जैसा ये सिलियरी मसल सिकुड़ता है तो
लेंस पतला हो जाता है तो दूर की वस्तु दिखाई देने लगता है। लेकिन बुढ़ापा में जो होता है ना, वो वाला दोनों सिलियरी मसल्स जो है ना लटका, लेंस जो है ना दो सिलियरी मसल से लटका हुआ रहता है, और वो सिलियरी मसल्स फैलना सिकुड़ना काम में बंद कर देता है सर। फैलता सिकुड़ता है ये नहीं है, और जब फैलवे सिकुड़वे नहीं करता, ना तो पास की वस्तु दिखाई देगा ना तो दूर की वस्तु दिखाई देगा, तो ऐसे केस में जरा दृष्टि दोष होता है। तो वही हुआ सर, लचीलापन समाप्त हो जाता है, ठीक ना। तो लचीलापन क्या होता है सर, समाप्त हो जाता है कब, बुढ़ापे में। नेत्र में साधन शक्ति की कमी के कारण दूर बिंदु और निकट बिंदु समंजन नहीं हो पाता है सर। मतलब जब लेंस जो हमारा का आता है ना, नेत्र में साधन शक्ति की कमी के कारण दूर बिंदु और निकट बिंदु का समंजन नहीं हो पाता, मतलब देख नहीं पाता है, इसका मतलब हुआ वही समंजन नहीं हो पाता है, ठीक ना। कहता है नेत्र में जरा दृष्टि दोष का क्या कारण है, कहता है यह प्राय बुढ़ापे का नेत्र दोष है। ये दोष लगभग 60 साल बाद होता है। हमको तो गलती कर दी, अगर बुक नया छपता ना तो अभी बुक में जनता क्या कर देगा, लगभग 30 साल बाद 40 साल बाद, क्योंकि अब तो 60 साल में मैक्सिमम एज हो गया सर। 60 साल से ज़्यादा कोई बचता थोड़ा ना है, लेकिन मुझ पर गर्व है सर कि मैं 100 साल बचूंगा, 110 साल बचूंगा। क्या सर, हमको नहीं लगता है बचूंगा, पॉजिटिव आदमी है ना, हम बच जाऊंगा। तो यह प्राय बुढ़ापे का नेत्र दोष है। इस दोष लगभग 60 साल बाद होता है, ठीक नहीं। 60 साल जब उम्र हो जाता है ना तब होता है, लेकिन अब पहले होने लगा। तो सब मत सोचना कि हमको भी 60 साल में होगा, 60 साल में तो हो जाएगा खत्म ना करेगा। 40 में 10वां, 60 में 40 में चश्मा, 60 में 10वां, मतलब 40 में चश्मा लगेगा। कहता है यह दोष सिलेरी पेशियाँ का लचीलापन समाप्त हो जाता है। इस दोष में सिलेरी पेशियाँ जो है ना वो लचलचाना समाप्त हो जाता है। कहता है नेत्र में साधन शक्ति की कमी के कारण दूर बिंदु और निकट बिंदु का समंजन, मतलब देख, समंजन मतलब देख नहीं हो सकता है, ठीक ना। यानी समंजन नहीं हो पाता, इसका मतलब देखा नहीं जा सकता है, ठीक ना। यही क्या हो गया, तो आपका 95 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सर। मैं आपसे मुलाकातें करता हूं सर एक नई क्लास में, और तब तक के लिए सर आप सभी को सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे कि आप सबकी ज़िंदगी सर बहुत आगे जाए, और आपको जब मैं देखूं सर तो मुझे गर्व फील हो, ऐसा ज़िंदगी में बनकर दिखाना सर। और मैं कामना करता हूं सर कि एक दिन आप लोग ज़रूर ऐसा बनकर दिखाओगे मुझे। थैंक यू सर।